नमस्कार विद्यार्थियों। हम अपने पूर्व के वीडियो के अंतर्गत जलवायुवीय कारकों के अंतर्गत वायुमंडल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जलवायुवीय कारकों की इसी कड़ी के अंतर्गत हम आज के इस वीडियो में जल यानी वाटर के बारे में अध्ययन करेंगे। जल जल इस पृथ्वी पर जीवधारियों के जीवन यापन के लिए अति महत्वपूर्ण आवश्यक पदार्थ है। जल के बिना इस पृथ्वी पर प्राणियों का जीवन संभव ही नहीं है। सजीवों के अंदर उनके शरीर में संपन्न होने वाली समस्त जैविक प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होती है। किसी भी प्राकृतिक प्रक्रम के द्वारा अगर मिट्टी में उपस्थित जल की मात्रा में बढ़ोतरी होती है तो हम इसको वर्षण या अवक्षेपण यानी प्रिसिपिटेशन कहते हैं। यह हमें वर्षा, जलवाष्प, बर्फ, ओले, ओस आदि के रूप में देखने को मिलता है। वहीं जल जो कि सजीवों के अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर आवश्यक घटक के रूप में मौजूद होता है। जल कोशिकाओं के अंदर जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने में मुख्य भूमिका निभाता है। साथ ही एक सार्वत्रिक विलायक के भी होता है जिसके माध्यम से विभिन्न पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में एक विलयन के रूप में पादप शरीर में प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार जल पौधों के लिए जमीन से खनिज लवणों के अवशोषण में भी सहायक होता है। पौधों में वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण एवं उनके अंदर संपन्न होने वाले समस्त कार्य की प्रक्रियाओं पर जल का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 71% भाग है जो जल से घिरा हुआ है एवं केवल 29% यानी 1/4 हिस्सा स्तरीय भूभाग के रूप में दृष्टिगोचर होता है। अब पृथ्वी पर जल की मात्रा किस प्रकार से नियमित रहती है, यह प्रक्रिया जल चक्र द्वारा नियंत्रित रहती है। प्रकृति में सजीवों को उपलब्ध होने वाला जल कई रूपों में प्राप्त होता है, जैसे रेनफॉल, हिमवृष्टि, बर्फबारी, ओस, ओले, जलवाष्प, इन सभी के द्वारा है जो पृथ्वी पर जीवधारियों को जल प्राप्त होता है।
रैनफॉल के द्वारा जल वायुमंडल से पृथ्वी पर आता है तथा पृथ्वी से पुनः वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण द्वारा पहुंच जाता है। इस प्रकार से एक निश्चित चक्र के रूप में जल का पृथ्वी से वायुमंडल एवं वायुमंडल से पुनः पृथ्वी की ओर निरंतर अभिगमन होता रहता है। पृथ्वी एवं वायुमंडल के बीच में निरंतर कार्यशील इस चक्र को हम जलीय चक्र कहते हैं। तो इस पृथ्वी पर जल की मात्रा को नियमित बनाए रखने के लिए जल चक्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम देखते हैं कि जो वर्षण है, प्रेसिपिटेशन, इसका जो मुख्य स्रोत है वो है रेनफॉल। जो नमी युक्त हवाएं होती है वह समुद्र से उठ करके ऊंची पर्वत श्रेणियों की ओर जाती है तथा समुद्र की ओर के पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्रों या अधिक पर ये हवाएं अधिकतर जमा हो जाती है और हवाएं नमी युक्त एवं भारी होने के कारण उस ढलान वाले क्षेत्र में है तो ये रेन शेडो वृक्ष वर्षा की छाया के रूप में परिवर्तित हो जाती है और पहाड़ की दूसरी विपरीत ढलान वाला क्षेत्र सूखा ही रहता है। तो सामान्यतः इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में मरुस्थल हमें देखने को मिलते हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि प्रायः ऊंचे पहाड़ों के पीछे की तरफ हमें मरुस्थल देखने को मिलते हैं। अतिवृष्टि अर्थात अचानक या अधिक वर्षा का होना यह पौधों के लिए लाभकारी नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार से जो जल पृथ्वी की सतह पर आता है वो अधिकांश जल की मात्रा व्यर्थ बह जाती है, क्योंकि ये जल भूमि के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है और पौधों को ये जल है जो उनकी जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने में उपयुक्त नहीं होता है। साथ ही साथ अतिवृष्टि के कारण मृदा अपरदन भी होता है। इसलिए निरंतर और धीरे धीरे लंबे समय तक होने वाली वर्षा पेड़ पौधों के लिए अधिक उपयोगी हो सकती है। इस प्रकार से जितने भी वर्षण में जो हमने अभी साधन देखे थे इसके, है ना, हिमवृष्टि, ओलावृष्टि, ओस, रेनफॉल इत्यादि, इन सब के अंदर है जो रेनफॉल है जो इस पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है और इसके द्वारा ही किस क्षेत्र विशेष की वायुमंडलीय आर्द्रता का निर्धारण भी होता है और वहां की वनस्पति की प्रकृति का भी इसी के दौरान निर्माण होता है। वर्षा के होने की प्रक्रिया जो होती है वो एक विशेष प्रकार की नमी युक्त हवाओं के द्वारा संचालित होती है और इस नमी युक्त हवाओं के संचालन की प्रक्रिया को हम मानसून कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हम देखते हैं कि मई माह में अधिक वाष्पन के कारण अधिक मात्रा में हवा अरब सागर से उठकर भारत के पश्चिमी भागों में तथा बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो नमी युक्त हवाएं होती है वो देश के पूर्वी भागों की ओर जाकर के अधिक सघन और अधिक नमी युक्त हो जाती है।
भारत में सर्वाधिक वर्षा आसाम, उत्तरी पूर्वी प्रांतों, बंगाल एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, कोंकण एवं मलाबार क्षेत्रों में होती है। और ये वर्षा की मात्रा धीरे धीरे बंगाल से बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर कम होती जाती है। तो इस प्रक्रिया में इन क्षेत्रों की वनस्पति भी वर्षा के वितरण के अनुसार परिवर्तित होती जाती है। अब वर्षा का वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी वर्षा की जो मात्रा होती है उस मात्रा के अनुसार वनस्पति किस प्रकार से अपना व्यवहार प्रदर्शित करती है। वर्षा की मात्रा की हम देखें, बात करें तो ऐसे क्षेत्र जहां पर 0 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की मात्रा पाई जाती है, वहां पर वनस्पति जो सामान्य होती है मरुस्थलीय वनस्पति होती है। और जिन भौगोलिक क्षेत्रों में 26 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर सवाना या घास स्थल देखने को मिलते हैं। और 76 से 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन वन, और 126 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर हमें रेन फॉरेस्ट अर्थात वर्षा वन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर क्षेत्र की वनस्पति का प्रारूप निर्धारित होता है। जैसे हम बात करें तो भूमध्य रेखा एवं इसके जो समीपवर्ती क्षेत्र है में पूरे वर्ष बहुत अधिक बारिश होने के कारण वहां हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाहरित वन देखने को मिलते हैं, जिसे हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र जहाँ सर्दी की ऋतु में बारिश अधिक होती है एवं ग्रीष्म ऋतु में कम होती है, वहाँ हमें दृढ़पर्णी वन देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा अधिक एवं सर्दियों में कम होती है, वहाँ प्राय घास के मैदान, जिसे हम घास स्थल कहते हैं, दिखाई पड़ते हैं। जैसे अफ्रीका के घास के मैदानों को सवाना, यूरोप में घास के मैदानों को प्रेरीज तथा रूस में घास के मैदानों को स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। और ऐसे क्षेत्रों में जहां पूरे वर्ष बहुत ही कम वर्षा होती है, वहां मरुस्थल देखने को मिलते हैं। जैसे भारत के अंतर्गत हमारे राजस्थान में थार का मरुस्थल। वार्षिक वर्षा औसत एनुअल एवरेज रेनफॉल एवं विभिन्न ऋतुओं में रेनफॉल की वितरण के आधार पर समूचे विश्व की वनस्पति को कई अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो इस प्रकार के क्षेत्रों में यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः पूरे साल बरसात होती है तथा पौधों को हमेशा वर्षा का जल उपलब्ध रहता है। और इन क्षेत्रों में शुष्क मौसम नहीं अथवा अत्यल्प अवधि के लिए होता है। अतः इस प्रकार के क्षेत्रों में सदाहरित वन पाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत वृक्षों में हमें पतझड़ देखने को नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त इन वृक्षों में लताएं, अधिपादप, फर्न्स, झाड़ियां, शाकीय पौधों की भी बहुतायत होती है। भारत में इस प्रकार के वन आसाम, पश्चिमी घाट, पर्वत श्रृंखलाओं एवं कोंकण में पाए जाते हैं। इन वनों में प्रमुख रूप से एस्टोनिया, पोलियल्थिया एवं सेपेंडिस के नाम उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है उपोष्ण एवं उष्ण शीतोष्ण वर्षा वन। इस प्रकार के वन
उपोष्ण एवं उष्ण शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ वृक्ष के अधिकांश भाग में पौधों को जल उपलब्ध रहता है। राजस्थान में उपोष्ण एवं शीतोष्ण वर्षावन क्षेत्र माउंट आबू एवं सीताबाड़ी शाहबाद की वन इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के अंदर जो प्रमुख जातियां हैं वो है आपकी आम, जामुन एवं आंवला। पर्णपाती वन, जैसा कि नाम से विदित है, पर्णपाती यानी पत्तियों का झरना। तो ये इस प्रकार के वन हमें उन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं जहां वर्ष के कुछ महीनों में ही भारी वर्षा होती है तथा वर्ष के शेष भाग में शुष्कता रहती है। वहां प्राय वनों में हमें इस प्रकार के पर्णपाती वृक्ष देखने को मिलते हैं जिनकी पत्तियां वर्ष में एक बार गिरती है। इस प्रकार के वनों के अंतर्गत मुख्य पादप प्रजातियों में सागवान, साल तथा धोकड़ा मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और हमारे देश में बात करें तो हम दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, हिमालय की तराई वाले इलाकों में साथ साथ मध्य प्रदेश में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठंडे शीतोष्ण पर्णपाती वन। प्राय हिमालय की कम ऊंचाई वाले इलाकों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां चौड़ी होती है। शरद ऋतु में पौधों को जल प्राय उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इनकी पत्तियां गिर जाती है। लेकिन बसंत ऋतु के समय वृक्षों तथा झाड़ियों में बहुतायत से है जो पुष्पन होता है एवं भूमि की सतह शाकीय पौधों से आवृत हो जाती है। ठंडे शीतोष्ण शंकुधारी वन। हमारे देश में इस प्रकार के वन हिमालय की मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवं इस प्रकार के जंगलों में शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइनस, चीड़ एवं पाइसिया आदि की विभिन्न प्रजातियां बहुतायत से देखने को मिलती है। इन वृक्षों की पत्तियां है जो सूच्याकार यानी निडल शेप एवं सदाहरित प्रकृति की होती है। इन जंगलों के पौधों को विंटर सीजन के अंतर्गत भी जल है जो नहीं मिलने पर भी ये पौधे जिंदा रहते हैं क्योंकि इनकी भूमिगत जल की सतह भी अधिक गहरी होती है। सामान्यतः पहाड़ों की ढलानों पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टुंड्रा एवं बर्फीले रेगिस्तान। ध्रुवीय क्षेत्रों में इनके आसपास के इलाकों में तापक्रम की अत्यधिक कमी एवं बर्फ के जमा हो जाने के कारण पौधों की वृद्धि के लिए वर्ष में केवल 2 माह का ही या उससे कम अवधि का समय मिल पाता है। तो इस प्रकार के यहाँ उगने वाले पौधे बर्फ के जल के उपयोग भी नहीं कर सकते। इन क्षेत्रों में पेड़ पौधे बहुत कम या विरल रूप में ही पाए जाते हैं। घास स्थल उन भौगोलिक क्षेत्रों में जहां गर्मियों में अधिक वर्षा तथा सर्दियों में कम वर्षा होती है तक जहां पर काफी दूर दूर तक फैले घास के मैदान पाए जाते हैं जो काफी छितराए हुए होते हैं और झाड़ियां भी है जो दूर दूर तक पाई जाती है। विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रसिद्ध सवाना घास के मैदान इसका उदाहरण है। शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाने वाले घास के मैदानों जल के आसपास वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष घास स्थल जो होते हैं वो वृक्ष रहित होते हैं। मरुस्थल जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं, इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा पूरे वर्ष में बहुत ही अल्प अर्थात कम होती है तथा वातावरण पूर्ण रूप से शुष्क रहता है। यहाँ की वनस्पति में वृक्ष एवं झाड़ियां दूर दूर तक पाई जाती है। शाकीय पौधे अल्पजीवी होते हैं। अफ्रीका में सहारा, अमेरिका में एरिजोना तथा एशिया में थार एवं गोबी मरुस्थलों
के नाम प्रचलित है। सामान्यतः मरुस्थलीय आवासों के अंतर्गत हमें कंटीली झाड़ियां एवं वृक्ष देखने को मिलते हैं, जिनके अंतर्गत जल संग्रहण की प्रवृत्ति होती है एवं इनकी जड़ें है जो अत्यधिक गहरी होती है। रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले पादपों के अंदर प्रमुख जातियों में बबूल, खेजड़ी एवं रोहिड़ा मुख्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता। जल की वायुमंडल में वाष्प के रूप में उपस्थित मात्रा को हम वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं अदृश्य वाष्प जो कि वायुमंडल में विद्यमान है नमी के रूप में, उसको हम आर्द्रता कहते हैं। किसी स्थान विशेष की वनस्पति, मृदा, जल की मात्रा, वहां के तापक्रम, दाब एवं वायु उद्भाषण यानी एयर एक्सपोजर आदि पर्यावरणीय कारकों पर वहां की वातावरण की वायुमंडलीय आर्द्रता निर्भर करती है। वायुमंडल जब वायुमंडलीय आर्द्रता से पूर्ण संतृप्त हो जाता है तो जल का संग्रहण होने से इस आर्द्रता का कुछ अंश वर्षा, ओले या बर्फ के रूप में भूमि पर गिरने लगता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संतृप्त वायुमंडल अधिक आर्द्रता को ग्रहण नहीं कर सकता। इससे वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पन प्रक्रियाओं की दर में भी गिरावट आती है, लेकिन शुष्क वातावरण में इसकी विपरीत प्रक्रिया होती है, वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि वायु में उपस्थित निरपेक्ष आर्द्रता स्थायी हो तो तापमान बढ़ने से अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही तापक्रम में गिरावट आती है तो ये क्षमता कम हो जाती है। वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा को हम आपेक्षिक आर्द्रता द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। किसी निश्चित तापक्रम पर वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की कुल मात्रा एवं इसी तापमान पर वायुमंडल को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल मात्रा या उसको संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वायुमंडलीय आर्द्रता किस प्रकार से पौधों को प्रभावित करती है। अनेक पादप प्रजातियां जैसे अधिपादपीय प्रजातियां, ऑर्किड्स, लाइकेन्स, मॉस इत्यादि सीधे ही वायुमंडलीय नमी को अवशोषित कर लेती है। तो जिन क्षेत्रों में वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक पाई जाती है जैसे सघन वर्षा वनों में, तो वहां अधिपादपीय प्रजातियां अधिक मात्रा में, अधिक बाहुल्य में पाई जाती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो ऑर्किड्स। नेक्स्ट जो वायुमंडलीय आर्द्रता प्रभाव है वो है वाष्पोत्सर्जन दर। पेड़ पौधों के अंतर्गत जो वाष्पोत्सर्जन की रेट होती है वो वायुमंडलीय आर्द्रता से अत्यधिक प्रभावित होती है। वायुमंडल में उपस्थित जल की कुल मात्रा जिसे हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, और इसे संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल की मात्रा जिसे हम आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, के अंतर के अनुपात में है जो वाष्पोत्सर्जन की घटना संपन्न होती है। तो आपेक्षिक आर्द्रता एवं निरपेक्ष आर्द्रता के बीच का जो अंतर है इसे हम वाष्प दाब न्यूनता कहते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत यानी कार्य की प्रक्रियाओं की बात करते हैं, किसी स्थान विशेष की वनस्पति के निर्धारण में वहां की वायुमंडलीय आर्द्रता का प्रभाव अत्यधिक होता है। जैसे अत्यधिक वायुमंडलीय आर्द्रता की उपस्थिति में घने जंगलों में प्रायः हमें क्रिप्टोगैम्स
मॉस, फर्न्स आदि का बाहुल्य देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिपादपीय लाइकेन प्रजातियां और कवक प्रजातियों की वृद्धि भी अधिक आर्द्रता की उपस्थिति में अधिक होती है। पादप रोग आवृत्ति में वृद्धि। वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण पौधों की अनेक महत्वपूर्ण कार्य की जो प्रक्रिया होती है प्रभावित होती है, क्योंकि अधिक वायुमंडलीय आर्द्रता में पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के प्रकाश में तीव्रता में कमी आती है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से तापमान में कमी हो जाती है। और जिसके फलस्वरूप कवक और जीवाणुओं का संक्रमण अधिक होने लगता है, क्योंकि अधिक नमी उपस्थित होने के कारण। तो वायुमंडल में जितनी अधिक नमी उपस्थित होगी, वो पेड़ पौधे, मनुष्य और जंतुओं पर उसका हानिकारक प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार उच्च आर्द्रता के कारण कई सारे सूक्ष्म जीव है जो विभिन्न सजीवों, पेड़ पौधों या मनुष्यों के अंतर्गत रोग पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से अधिक वायुमंडलीय आर्द्रता की स्थिति में कवक एवं जीवाणु जनित रोगों की आवृत्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि वायुमंडलीय आर्द्रता जो है वो पौधों के पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम जलवायु कारकों की श्रेणी के अंतर्गत तापमान एवं इसका वनस्पति पर प्रभाव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।